अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, लेट्स वी गेट स्टार्टेड। ये वीडियो जो है, या तो अगर आपका टेक्निकल एंड बिज़नेस राइटिंग का पेपर है या आपका सिंपल टेक्निकल राइटिंग का पेपर है। दरअसल सीन ये था, बच्चों के पहले जो था ना, मतलब इस दफ़ा उन्होंने कोर्स जो है वो चेंज करके टेक्निकल एंड बिज़नेस राइटिंग कर दिया। पहले ये जो कोर्स था वो क्या था, टेक्निकल राइटिंग था। ठीक हो गया। तो ये अब अगर बच्चे कहें कि हाँ जी ये हमारे कोर्स के रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी गलत बात है। अगर आपकी आउटलाइन की बात की जाए ना, तो ये दोनों आउटलाइंस जो है ना वो आप लोगों की क्या है, सेम है। मैंने ये सारी सर्चिंग वगैरह करके जो है वो उसके बाद ये वीडियो बनाने लगी हूँ। उसके बाद फर्स्टली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो है ना वो हम तमाम कह लें कि ऑलमोस्ट 2023 तक जितने भी पास पेपर थे ना हमारे पास, हम उनको देखेंगे। ठीक है, उनका सल्यूशन समझेंगे। उनको मतलब रट्टे वाला सिस्टम नहीं करना, उनके पॉइंट्स ऐसे याद करने हैं कि अगर वो आ जाता है तो हमने सब में कॉमन करके लिख सकें। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना हमसे छूट ना पाए। और इसमें जो है वो सबसे लेटेस्ट पास पेपर जो है, सबसे पहले हम करते हैं सबसे लेटेस्ट पास पेपर जो है ना वो 2026 का थोड़े दिन पहले जो है ना आप लोगों से पहले एडीपी के पेपर हुए हैं। एडीपी के पेपर हुए हैं और एडीपी 4th सेमेस्टर के। ठीक है, तो ये उनको पास पेपर आया था। तो अगर उनको आया है तो ये आपके लिए भी है। CS, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वट एवर योर सेमेस्टर आर, वट एवर योर डिपार्टमेंट्स आर, अगर आपका ये कोर्स है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये था कि आपने स्ट्रक्चर लिखना था, इंपॉर्टेंस लिखनी थी, एंड यूनिक ट्रेड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर। स्ट्रक्चर किसका लिखना था जी, लेटर का लिखना था। इंपॉर्टेंस किसकी लिखनी थी जी, लेटर की लिखनी थी। और आपने जो है ना यूनिक ट्रेड्स ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर की भी लिखनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, अब लेटर का स्ट्रक्चर तो हमें पता है ना किस तरह से वो बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको चीज़ों को नाम किया दिया हुआ है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो अब हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट हेडर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेडर जिसको हम बोलते हैं जी, हम लिखते हैं अपने लेटर्स में जिसमें हम सेंडर का एड्रेस, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल और टेलीफोन वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बेसिकली बच्चों कहते हैं कि ग्रीटिंग्स, यानी कि एक फॉर्मल वे में। ठीक है, एक फॉर्मल वे में जैसे कहना टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, तो ये क्या है, आपने ग्रीटिंग्स दिए, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, कि आप किसको लेटर लिख रहे हो वो तो हमने सेंडर की इन्फॉर्मेशन में बता दिया हुआ है। आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, आपका नाम क्या है, आप मतलब लिख किसको रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं। इसमें अपने लेटर की तमाम जितनी भी जो कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने अगर छुट्टी लेनी है तो हम जो है रीज़न बताते हैं कि हाँ जी हमने जो है वो ये इस वजह से जो है वो हम क्या करें, ऑफ ले रहे हैं। उसके बाद कंक्लूड करते 2 और 3 एंड पे पहले तो है ना 3-5 लाइनों में आपने जो है वो इसको बॉडी को ले गए, 2 एंड लाइनों पे आपने किया उस तमाम लेटर का कंक्लूजन लिख दिया, निचोड़ लिख दिया। कि मतलब कंक्लूजन ऐसी चीज़ होती है कि अगर जो पढ़ने वाला है वो आपकी बॉडी को छोड़ के आपके कंक्लूजन को पढ़ना है तो उसको सारे लेटर की समझ आ जाए कि ये लेटर उसने किस वजह से लिखा है। ठीक है, तो फिर आप एंड पे मतलब ये बताओगे कि हाँ जी मैंने इसलिए लिखा कि हम मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक हो गया। साइन ऑफ का क्या मतलब होता है जी, अपने लेटर को बंद करना जिसको हम कह देते हैं। अब ये मैंने एक जो है ना फॉर्मल लेटर का एक स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, तो आप देख लें। सबसे पहले जी सेंडर का एड्रेस और उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद रेसिपिटेंट्स एड्रेस, ठीक है, जिसने रिसीव करना है उसका एड्रेस। उसके बाद आ गया जी यही वो सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, और इसमें आपने अपनी आपकी बॉडी आ गई। ठीक हो गया, इसका ये कंक्लूजन आ गया। और ये देन हमारे पास क्या आ गया जी, साइन ऑफ आ गया। ओके हो गया। ये उन्होंने जो है ना वो जैसे हमारी वर्डिंग में लेटर लिखा हुआ है। ओके हो गया, तो ये इसको हम कह देते हैं साइन ऑफ के बाद योर्स, जैसे योर्स ओबीडेंटली और फैक्शनली, इस तरह हम लिखते थे ना बचपन में। ठीक है, उसके बाद आपने करना सिग्नेचर भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ओके हो गया। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास
किसका, लेटर का, बिजनेस लेटर का। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम क्या करते हैं जी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। एक तो ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बनाया, मतलब इंप्रेशन क्रिएट मतलब पूरी बात हमने अपनी अगले को बतानी है, तो ये एक इंप्रेशन जो है ना वो क्रिएट होता है इससे। उसके बाद है इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि अपनी सारी बात को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक न्यू बात जैसे कह लो कि हमने जो दूसरे को इन्फॉर्म करना है वो वाली चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद है शो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शो करवाता है, मतलब हम इस तरह अपने आप को जाहिर करवा रहे होते हैं कि हम अगले से बात कर रहे हैं। जैसे हम लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, तो हम अपनी बात प्रिंसिपल तक क्या कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है ये हमारी रिसर्च को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, रिसर्च को प्रूव करता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आ गया, ये इसकी इंपॉर्टेंस आ गया। अब हमने पढ़नी है जिसकी यूनिक ट्रेड्स कौन सी हैं, किससे, जो कि इसको डिफरेंट बनाती है बाकी अदर फॉर्मल लेटर से, ठीक है। सबसे पहला जो है ना इसके पास क्या है जी, परसुएसिव इंटेंट। परसुएसिव की इसको कहते हैं, परसुएसिव कहते हैं किसी को परसुएड करना, किसी को ना मजबूर करना कि वो हमारी बात पढ़े। मतलब आपकी लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि अगले को जैसे तजस्सुस हो कि इसके लेटर में क्या चीज़ है जो मुझे पढ़ने में मजबूर कर रही है, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर फोकस, ठीक है। कंपेनियन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब अपने दोस्तों वगैरह को भी साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सनलाइज नेचर, इसकी नेचर क्या है, पर्सनलाइज होती है। तो ये हमारे पास ऐसे यूनिक ट्रेट हैं जो इसको बाकी लेटर से डिफरेंट बनाते हैं। उसके बाद इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या था, लेट मी शो द पेपर। अच्छा, ये आपको नज़र आएगा 2026 का पेपर है, इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पैराग्राफ राइटिंग का और इसकी इंपॉर्टेंस इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसके बाद है जी राइट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट लिखनी है और बताना है कि इनका स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या था, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना वो अपने नोट से पढ़ाती हूँ, जो मैंने अपने ज़माने में जो है ना नोट्स बनाए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वो नोट्स मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं, तो ये मैं आपको वहाँ से कवर करवाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग था, तो ये मेरा पैराग्राफ राइटिंग का एक टेस्ट था, तो जिसमें ना कंप्लीट नोट्स लिखे हैं और बिल्कुल इजी वर्डिंग में। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और ये ऐसे नोट्स हैं कि आप एक दफ़ा पढ़ें आपको याद रह जाएगा। डेफिनेशन की बात करें, अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन जिस तरह की ये मेरे टेस्ट की प्रेजेंटेशन है ना, इसी तरह आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन रखनी है। मतलब देखो कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे भी 2 लाइनें छोड़ दी हैं जी, और डेफिनेशन की हेडिंग दी है, इधर भी लाइन छोड़ दी, इसी तरह मैंने खुला खुला करके लिखा है, ठीक है। तो आप भी अगर इस तरह लिखोगे तो आपका एक तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जो पेज भरने हैं हमने तो वो ईजीली भर जाएंगे, ठीक है। और मतलब आसानी से पेपर को जो चेकर होगा ना उसको आसानी से समझ आएगी, हाँ जी इसमें इसने डेफिनेशन लिखी, इसमें इसने पर्पसेस लिखी, इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, तो उसको जो है वो जस्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसने ऐसे बस टिक टिक मारना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने नोट करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ये सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस हैं दैट आर ऑल आर कोहेरेंट, जो कोहेरेंट होती हैं, करेक्ट होती हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिंगल टॉपिक, ठीक है। वो कहता है कि एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें ऑल जो हैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो क्या है जी, कोहेरेंट हैं एंड करेक्ट है, ठीक है। और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टॉपिक के रिलेटेड क्या है, सिर्फ एक टॉपिक के रिलेटेड है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है पैराग्राफ की। पर्पसेस की बात करें तो ये टू एक्सप्रेस द राइटर थॉट्स, ये राइटर के थॉट्स को एक्सप्रेस करती है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ व्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ व्यू के मुताबिक, विच शुड बी क्लियर, जो कि बिल्कुल क्लियर होता है, ईजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। और इसके बाद क्या है, द पैराग्राफ कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसके पास जो वो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ये यूजुअली 4 से 5 लाइन्स का होता है। और अगर हम ये पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ में 4 या 5 लाइनें होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसे की बात करें तो उसमें क्या है 4 से 5 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ की बात करें तो क्वालिटीज़ में इसके पास 7 C's की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अब 7 C's का टॉपिक अलहदा से भी आपकी आउटलाइन में होगा, अगर नहीं है तो बेटा ये कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके हो गया। जो कंसाइज है, क्लियर है, मतलब 7 C's का स्टैंड फॉर है, अब ये कंसाइज है, क्लियर है, कोहेरेंट है, कोर्टियस है, कॉन्क्रीट है, कोहेरेंट है एंड कंप्लीट है, ठीक है। कंसाइज का मतलब होता है जी बिल्कुल छोटा करके लिखना, क्लियर का मतलब बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट देना, करेक्ट का मतलब है जी करेक्ट होनी चाहिए, कोर्टियस का मतलब मेरे माइंड से स्किप हो गया है, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो देख लेना है। इसी तरह जो है वो एक दफ़ा इनको जो है ना नोट्स आप देख लेंगे, मेरे पास नोट्स हुए ना इनके, तो मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये आने चाहिए। मतलब बिल्कुल सिंपल से 3 पार्ट हैं इसके, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस मतलब क्या है जी, आपका पैराग्राफ जो है वो किसके रिलेटेड है, मतलब किस टॉपिक के रिलेटेड है। वो टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए जी, वो उसकी सेंस क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए,
ठीक है। आपका टॉपिक लिमिट वाला होना चाहिए, ये नहीं कि एक्सपैंड करी जा रहा है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। और आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और वो कहता है कि अवॉइड, मतलब इतना ज़्यादा इसको ब्रॉड करें और ना इसको ज़्यादा कम करें, ठीक है। मतलब इस तरह का आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। सपोर्टिंग डिटेल की बात करें तो इसमें 2-3 आपकी लाइंस आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, 2 से 3 लाइनें आप हो सकती हैं। ये आपके जो है ना मस्ट फोकस है कि आपने फोकस करना है इस चीज़ पे और रिलेट करना है कि जो आप लिख रहे हो, जो सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे हो, वो आपके टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड हो, मतलब आपके टॉपिक के रिलेटेड हो। जैसे अगर हम करप्शन पे नोट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपने अंदर से जो है किसी और चीज़ की बात नहीं करना शुरू कर देनी, आपने करप्शन के रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, मतलब लॉजिक बेस होना चाहिए। मतलब अब आपको पता, एक दफ़ा मैं कंप्लीट कर दूँ फिर मैं आपको उसको ना याद करने का तरीका बताती हूँ। और इसके बाद क्या है जी, राइटर्स एक्सप्लेन, इसमें क्या होगा कि राइटर जो है अपनी थॉट्स को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे, ठीक है। इसके बाद है कि वो आपके अपने पहले तो अपने पर्पस को बताएगा, फिर वो बताएगा कि वाई यू वांट टू राइट, कि मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी उसको लिखने की। फिर है जी मतलब आर्गूमेंटेटिव होना चाहिए, आर्गूमेंट्स देने चाहिए। आर्गूमेंट होते हैं दलाइल कहते हैं, ठीक है, मतलब दलाइल से अपनी बात को समझाए। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जी कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये हमारे पास जो है ना वो लास्ट पार्ट है हमारे पैराग्राफ का। इसमें हमें अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है, ठीक है। इन विच यू कंक्लूड योर होल पैराग्राफ टू परसुएड होल ऑडियंस टू रीड। वो कहता है कि अगर ये जो कंक्लूजन होता है ना, ये परसुएड करती है रीडर को कि वो आपके पैराग्राफ को पढ़े, और ये होल समरी बताती है। ये सिंपल सी बात है, आपको पता, ये मैं जो शुरू से बात करती हुई आ रही हूँ कि ये आपके जो आपने लिखा है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को अगर 2 लाइनों में कंक्लूजन लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगी, होल समरी हो जाएगी। ये कंक्लूजन होल समरी बताती है आपकी राइटिंग की, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। अब आपने ये जो है ना बात अपने पल्ले बांध लेनी है। पहले तो हमने जो है ना देख लिया कि हमने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, पर्पस लिखना है। पर्पस में हमने देखा जो टू एक्सप्रेस थॉट, और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए और रीडर्स को पढ़ने के लिए 3-4 इस तरह पॉइंट याद हो गए। उसके बाद क्वालिटीज़ में हमने देखा 7 C's लिख देनी है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में 3 पार्ट से वो हमने जो है वो देख ली, ठीक है। अब टॉपिक सेंटेंस में क्या आ जाएगा जी, टॉपिक है ये जो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ऐसे वर्डिंग, अपनी वर्डिंग में इस तरह आपने ना याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल में पढ़ा था कि हमने जो ये 2 से 3 लाइनों पर होता है और ये आपके टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड करना चाहिए, और इसमें हमने आर्गूमेंट्स देने हैं, दलाइल देने हैं, रीजनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और आपने इसके अलावा जो है ना बताना है कि आपने क्यों हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में हमने सिर्फ कंक्लूजन करना है, हमारी होल समरी बता देनी है। अब देखो मेरा लिखने का तरीका देखो, अगर मैं इसको जो है वो पैराग्राफ बना के लिखती, इन पॉइंट्स को ना पैराग्राफ बना के लिखती, तो आपको लगता कि मेरी सिर्फ ये 3 लाइनें कंप्लीट होनी थी अगर मैं इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखती। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको पॉइंट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया। प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। पॉइंट्स में डिवाइड किया, मेरी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। जो काम मैंने 2 पेजेस पे करना था वो उसको मैं 4 पेजेस पे कंप्लीट करी। बेसिकली पेपर का मकसद यही होता है कि अपने पेपर को लेंथी बनाना, ठीक है। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ की टाइप कौन कौन सी होती हैं, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, परसुएटिव, आर्गुमेंटेटिव। एक्सपोजिट राइटिंग का मतलब क्या है, अब इसमें सिर्फ आपने पर्पस जो है ना वो तैयार करना है कि इसका काम क्या है। एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब है कि ये डिटेल वाइज, सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग से आपने एक्सप्लेन याद कर लेना है, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपके प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि इसमें भी आप वही बातें ऐड कर सकते हो ताकि रीडर जो है वो मोटिवेट हो कि वो आपको परसुएड हो कि वो आपकी राइटिंग को पढ़ सके, ठीक है। इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो ये क्या है जी, क्लियर वे में आपके पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अ बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज इन अ क्लियर एंड अ कोहेरेंट वे। वही आपको पता है 2-3-4 बातें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, यही आपने बेटा करना है अगर नंबर लेने हैं तो। उसके बाद है नैरेटिव। नैरेटिव बेसिकली जो है ना स्टोरी टेलिंग कहते हैं, मतलब कि ऐसी राइटिंग जिसमें आप किसी कोई ना कोई स्टोरी बता रहे हो। योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ क्लियर, आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट यू स्टार्ट योर टॉपिक, देन यू गेट योर क्लाइमैक्स। पहले तो आपने टॉपिक को स्टार्ट करना है, फिर आपने क्लाइमैक्स पे जाना है, और फिर आपने कंक्लूड कर देना है। क्लाइमैक्स को इसलिए उसने कहा कि जैसे स्टोरी होता है ना वो, जिसमें कैसे तो वो जैसे आता है जिसको गोली बच गई तो ये मर गया, वो जैसे तजस्सुस पैदा होता है और वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो ये वो वाली चीज़ आ जाती है। उसके बाद परसुएसिव राइटिंग, मैंने आपको बोला कि ऐसी राइटिंग जो परसुएसिव का क्या मतलब होता था, परसुएड करना, किसी को मजबूर करना कि वो हमारी राइटिंग को पढ़े। तो ये क्या है जी, सच दैट यू आर परसुएड योर राइटर टू कन्विंस,
ठीक है, अपने राइटर को कन्विंस करना कि आप जो है ना जो आपने पॉइंट लिखे हैं वो क्लियरली हैं और आप उनको पढ़ो। ठीक है, आप अपने रीडर को कहना है कि पढ़ो। आर्गुमेंटेटिव में अपने ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दलाइल देते हैं बस। उसके बाद है अपने पैराग्राफ को कंट्रोल कैसे करना है, क्रोनोलॉजिकल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके, प्रॉब्लम के सोल्यूशन, कॉज एंड इफेक्ट। अगर इनको भी आप फर्दर लिख सकते हो तो इसका मैं मतलब बता देती हूँ। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि एक पैटर्न में, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अपने पैराग्राफ में एक तो बताना है कि अच्छे जो है ना वो कह लो कि कंपेयर करके बताना, जैसे डिफरेंस और सिमिलैरिटीज वो लगा लो। फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम पहले बताई फिर उसका सोल्यूशन बताया। फिर है कॉज एंड इफेक्ट, पहले वजह बताई फिर उसके इफेक्ट बताई। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ को कंट्रोल कर सकते हो। अब जी डिफरेंस है बिटवीन आपका डेवलप्ड और अनडेवलप्ड पैराग्राफ पे। डेवलप्ड पैराग्राफ में क्या होता है, ये आपका एक टॉपिक पे बेस होता है, और ये क्या है, ये कोई आपके टॉपिक पे बेस नहीं कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन राइट ऑल द, इसमें आप फैक्ट्स पे बात करते हो, दलाइल पे बात करते हो। इसमें हम क्या करते हैं जी, अनसब्सटेंड एक्सपेक्टेशंस और वो जैसे कह ले अजम्पशंस होती हैं उन पे बात करते हो, जो खुद मतलब हवाई बातें कह लो। इसमें आपका पैराग्राफ जो है वो कंसाइज और करेक्ट होता है। इसमें आपका पैराग्राफ होता है वो कंसाइज भी नहीं होता और करेक्ट भी नहीं होता। और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, इसमें होती हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो कह लो कि स्पेसिफिक नॉलेज पे हम बात करेंगे। इसमें क्या है जी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कोई तरतीब नहीं है। और इसके बाद है लैक ऑफ इट हैव नॉट लैक ऑफ कॉन्क्यूरेंसी और इट लैक ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। ठीक है, इट मस्ट बी फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक और इट्स इररेलेवेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था पैराग्राफ का, जिसमें हमने टाइप्स भी देख ली, सारा कुछ देख लिया। ठीक है, तो ये मैंने कहा था एक दफ़ा ही जो है वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि मैं बार बार जो है वो उस पर खपना ना पड़े। अब ये डिफरेंस था बिटवीन ऐसे एंड पैराग्राफ। ठीक है, ओके, तो ऐसे की बात करें, ऐसे जो है ना वो एक फ्रेंच वर्ड है एसेयर। ठीक है, ये वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है कि एक्सप्लेन करना या टू ट्राई सम मोर नॉलेज प्रोवाइड करना। और ये नॉलेज हम जो है ना वो ऑथर को देते हैं और अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम पहले देख चुके हुए हैं। ओके, इसका पर्पस क्या है कि आपने अपनी ऑथर को जो है वो अपनी थॉट बतानी है, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और अपना नॉलेज को एक्सपैंड करना है। और इसका पर्पस क्या था कि टू इंश्योर करना कि आप क्या था भला इसका पर्पस, हमने पढ़ा था अभी कि इंश्योर करना राइटर को अपनी थॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर अंडरस्टैंडेबल जो है ना उसको बनाना। तो ये था इसका पर्पस। ठीक है, लेंथ की बात करें तो ऐसे जो है ना वो क्या है 5 to 4 पैराग्राफ या 5 to प्लस जो है ना 5+ पैराग्राफ होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 5 to 6 क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, लाइंस होती हैं। ठीक है, कि मैंने शुरू में भी बताया। इसकी टोन फॉर्मल होती है, इसकी टोन इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल होती है जैसे आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसे आप रिस्पेक्ट देते हो, लाइक अगर आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो तो आपकी टोन क्या होती है, ये नहीं होती हाँ यार की यार तेरा, इस तरह की टोन तो नहीं ना होती, रिस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल, इस तरह मुझसे बात करते हैं। फॉर इनफॉर्मल में वही दोस्तों वाली बात आ जाती है। ठीक है, इट में पर्सनल ऑथर तो पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ये रिलेटेड टू सम्मान, एक ही चीज़ के रिलेटेड जो है ना हम कह सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, थीसिस पार्ट, बॉडी, लेंथ, कंक्लूजन, इसके जो पार्ट्स हैं ना वो सेम होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी एंड लेंथ। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है, द थीसिस स्टेटमेंट इज़ द लॉन्ग देन टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस से क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब ये थीस उसका पार्ट है, ऐसे का पार्ट है। ठीक है, उसमें सिर्फ हम पैराग्राफ में हमने जो है ना वो सिर्फ 3 पॉइंट पढ़े थे ना, इसमें ये जो है ना वो कह लो कि थोड़े से 5 हो गए पॉइंट्स। और इट डिस्क्राइब, ये फैक्ट्स और जो है ना वो दलाइल बताती है। और पैराग्राफ में जो है ना वो कहते हैं मे और मे नॉट बी वन टू द लाइन टू डिस्क्राइब द पर्पस। और पैराग्राफ में जो है ना वो सिर्फ 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो है ना हम स्पोर्टिंग डिटेल्स वगैरह ऐड करते हैं। ये सिंपली वही वाली पहले वाली बातें हैं। अगर आपने वो पढ़ ली है ना जो हमने पहले पढ़ी थी, जो मैंने पहले पढ़ाई हैं, तो इसमें भी वही वाली बातें हैं, बस लेंथ ही करके लिखना होता है पैराग्राफ ऐसे में, पता ही है आपको। उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ ऐसे की कितनी होती है और पैराग्राफ की कितनी होती है। कंक्लूजन की बात करें तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम जो इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करते हैं। ट्रांजिशन वर्ड पता है किसको कहते हैं, पैराग्राफ को जोड़ने के लिए, जैसे कि हो गया ऑल्थो और वेयर एज, और इसके अलावा हो गया क्या कह सकते हैं, हाउ एवर, इस तरह के वर्ड
समवेयर या इस तरह के वर्ड जो है ना, इसको हम ट्रांजिशन वर्ड कहते हैं। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमने पैराग्राफ्स को जोड़ना हो ना ऐसे में, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। और न्यू इन्फॉर्मेशन हम अपनी कंक्लूजन में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आपने लिखनी है ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ओके हो गया। तो ये मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, वो ये लेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ये लेटर वाला हम देख चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके हो गया। तो अब आपको होप्स हो के समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल और एक्सप्लेन करो वाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की रिसर्च अच्छा, तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जिसमें हम जो है वो देखेंगे रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। और इसके साथ ही हम प्रपोजल भी देख लेंगे। द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे एज टू जनरेट न्यू कंसेप्ट मैथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या है जी, अपने न्यू नॉलेज और जो पुराना नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज बोलते हैं, उन दोनों को ऐड करके एक न्यू चीज़ जनरेट कर देना, एक क्रिएटिव एक न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट कर देना क्रिएटिव वे में, जो कि आपके न्यू कंसेप्ट मैथडोलॉजीज और अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहा हो, ठीक है। ये डेफिनेशन है किसकी, रिसर्च की, जिसमें हम क्या करते हैं, इनकम्पासिस या कह लो ओवरकम करते हैं प्योर एंड स्ट्रेटेजिक बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट। बेसिक रिसर्च जो पहले से करी हुई है, ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च जिसमें हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके हो गया। और एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट जिसमें हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को अगर आप रहने भी देंगे, अगर ये वाली कर लिए तो दैट्स इट। रिसर्च और प्रपोजल में डिफरेंस क्या होता है? रिसर्च पेपर इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अ रिसर्च प्रपोजल ऑल्सो नोन एज अ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। इसको हम MCQs के तौर पे देख सकते हैं। Although the writing process is similar, research process are intended to demonstrate a student's academic knowledge, ठीक है। कहता है, सिंपली वर्ड में बताऊँ तो वो कहता है कि जो रिसर्च पेपर है ना, वो स्टूडेंट के नॉलेज को, जो है एकेडमिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट जब वो रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो वो किसी न किसी टॉपिक उन्होंने कोई चूज़ किया होता है और उस पर वो रिसर्च टॉपिक लिखते हैं, तो वो स्टूडेंट के नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो प्रपोजल है ना, इज़ अ परसुएसिव पीस मीन टू कन्विंस इट्स ऑडियंस रीडर टू वैल्यू ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रपोजल एज द पिच एंड द पेपर एज द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं इसको ज़रा सिंपल करती हूँ आपके लिए ना। रिसर्च और हम बात कर रहे थे कि प्रपोजल में क्या डिफरेंस है। रिसर्च जो है ना, बच्चे तब लिखते हैं जब उनका कह लो कि जैसे कह लो BS कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, फिर वो MS करते हैं, तब उनको जो है ना रिसर्च लिखना पड़ती है, ठीक है, ताकि उनकी डिग्री मिल सके। रिसर्च पेपर इसलिए लिखा जाता है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके उस पर लिखा जाता है। प्रपोजल की बात करें तो जैसे अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है ना, तो तब हम प्रपोजल लेते हैं। जैसे अब मेरा CS कंप्लीट हुआ ना, तो हमने प्रोजेक्ट बनाना था, ये जैसे हम CS की फील्ड में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इसलिए उसके लिए हमने जो है ना प्रपोजल लिखा। प्रपोजल या जिसको हम थीसिस कहते हैं, पर उसमें जो है ना बेसिकली उसके पार्ट्स से तकरीबन वो लेंथी होता है, और वो उसको हमने जो है वो लिखा, इंट्रोडक्शन बताया, उसमें अपनी मतलब तमाम जो हमने बात करनी थी, हमने मतलब पहले एग्जिस्टिंग से ये भी बताया कि एक एग्जिस्टिंग चीज़ है, ठीक है, उसमें हमने ये फॉल्ट्स देखे हैं, और अब जो है ना हम उसमें ये चीज़ें करेक्ट करके अब अपना एक चीज़ बनाने लगे, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हमने प्रपोजल में देखी थी। ओके हो गया। अब ये सिंपली से जो है ना वो हमने बात की। अब इसके जो है ना पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, इन इंट्रोडक्शन पार्ट यू प्रेजेंट द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर योर आर्टिकल, क्राफ्ट और मेक अ स्ट्रॉन्ग अपेंडिसेस, सेंटेंसेस दैट ओपनिंग सेंटेंसेस दैट विल बी एंगेज द रीडर जस्ट बिकम, मतलब वो कहता है इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, मतलब हमने अटेंशन लेनी है। इंट्रोडक्शन ही आपका इस तरह का होना चाहिए कि यूज़र पढ़े, रीडर पढ़े, तो उसकी आपकी जो अटेंशन है ना, वो आप उसकी क्या कर लो, ग्रैब कर लो। ग्रैब कहते हैं खींच लेना, ठीक है। तो ये भी आप वर्ड एक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है इसमें अपने पर्पस आपने बताना है अपने रिपोर्ट का, ठीक है। अपनी रिपोर्ट अपने जो आपका आप लिख रहे हो उसका पर्पस होना चाहिए, और आपने बताना है हाउ टू प्लान टू अप्रोच दिस टॉपिक। आपने जो है ना वो क्यों प्लान किया कि आप ये वाला टॉपिक को यूज़ करोगे, क्या इससे आपने तजिज़िया किया, एनालिसिस किया, और परसुएसिव पीस, क्या ये जो है ना परसुएसिव पीस था, मतलब एक ऐसा पीस जो यूज़र जो है वो परसुएड हो जिससे, ठीक है।
अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज़ दिस, व्हाई आई एम रीडिंग इट, व्हाई डू यू वांट टू। जब एक चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल में आता है ना कि ये क्या है, इसको पढ़ने का मकसद क्या है, इससे पढ़ के मुझे मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सिंपली। ओके हो गया। उसके बाद आती है इसके पास बॉडी। सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आ गई बॉडी। बॉडी में आपने ये करना जी, आपने वो तमाम पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके थीसिस को सपोर्ट करते हैं, और ग्राफ, मैप्स, इमेजेस, टेबल्स वगैरह आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, एटसेट्रा। ओके हो गया। और इसी तरह इसका एक कंक्लूजन वाला बॉडी पार्ट आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास रिसर्च, क्या क्वेश्चन था, रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मैंने लिखे हैं कि हमसे उन्होंने ये पूछा था ना कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, किसकी भला, रिसर्च, एक मिनट लेट मी चेक, रिसर्च आर्टिकल की आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। सबसे पहले हमें ये क्या बताता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन आ गया, मेथड आ गया, जो मेथड, इंट्रोडक्शन आ गया, मेथड आ गया, जो मेथड है वो बताया, रिजल्ट्स आ गया और कंक्लूजन आ गया। ठीक हो गया, ये हमने बात डिस्कस कर ली हुई है। उसके बाद के पॉइंट्स जो है ना, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एविडेंस बेस है, सबूत देती है, ठीक है, किसी भी चीज़ का सबूत देती है। जो बात करनी है उसको फैक्ट पे बात करनी है। फॉर्मल टून है, आपकी टोन जो है ना फॉर्मल होनी चाहिए, मतलब ये लड़का वो जैसे मैंने बताया, ओए इधर आ, ये वाली जो है ना वो टून नहीं होनी चाहिए। कौन सी टून होनी चाहिए, फॉर्मल टून होनी चाहिए। जैसे रिस्पेक्टेड, आप किसी से बात कर रहे हो कि रिस्पेक्टेड सर, और इस तरह की फॉर्मल टून मैंने एग्जाम्पल आगे दी है। उसके बाद आ गया क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंसेस बोलते हैं, ये जिसको बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने जहाँ से कोई चीज़ उठाई है नेट से, उसका रेफरेंस देना कि मैंने इस वेबसाइट से ये वाला डेटा उठाया, इसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्या था, रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अगला पार्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन का कि ये रिटर्न कम्युनिकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि ये क्लैरिटी देती है, मतलब सिंप्लीफिकेशन, क्लैरिटी आपकी बात में आती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिवली, मतलब की जो टून है वो फॉर्मल है और पर्सनल बाइस होती है और नॉलेज पे बेस करती है, प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, ये अपने से बना के आप जो है ना 4-5 पॉइंट पर जो बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास जो है ना सबसे लास्ट क्वेश्चन था इसका, दिस वन। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर निकाल लूँ। क्वेश्चन पेपर में क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट लिखनी है, एक्सप्लेन आपने इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल करना है, ठीक हो गया। तो ये जो एंड वाला पार्ट जो था ना वो मैंने लिखा हुआ है पहले, तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल वेरी, इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल लिखना है आपने। ओके हो गया। स्टाइल इंश्योर्स हाईली अच्छा, ये स्टाइल क्या इंश्योर करता है कि आपने जो लिखा है वो क्लैरिटी है उसमें, उसकी यूटिलिटी है और उसकी रीडेबिलिटी है। ये चीज़ें जो वो क्या करती है, इंश्योर कर देती है, इंश्योर करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी टून जो है क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टून होती है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है कि मतलब आपने जो बात करनी है वो थर्ड पर्सन को लेके करनी है कि ये वाला बंदा ये कह रहा था, ठीक है, इस तरह। और है विजुअल हाई हैव, क्या लिखा है ये मैंने, हैवी एंड स्कैनेबल, ठीक है। विजुअल मतलब इजीली से आपको नज़र आ जाएगा, हैवी होगा और क्या होगा जी, स्कैनेबल होगा। और उसके बाद है कंसाइज लैंग्वेज, जो बात की होगी वो बिल्कुल क्या होगी, शॉर्ट तरीके से बात की होगी। तो ये एंड वाला पार्ट जो था ना ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को देखेंगे। अच्छा, अब ये है जी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या है कि शॉर्ट शार्प कंसाइज स्टेटमेंट है विच इज़ रिटन, जो कि लिखा जाता है फॉर अ पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए और एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। ये आपको इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ समथिंग, या आपको कुछ देता है दैट हैज़ ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व किया होता है, सीन किया होता है और इन्वेस्टिगेट किया होता है, ठीक है। ये क्या है जी, शॉर्ट और शार्प कंसाइज डॉक्यूमेंट है जो कि किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है और इसकी इस पर एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट या लॉन्ग कह सकते हैं, टोन इसकी फॉर्मल इनफॉर्मल कह सकते हैं, स्टाइल इसकी नैरेटिव, ये बातें रहने भी दें तो इट्स ओके है। ओके हो गया। उसके बाद डिटेल की बात करें, अब हम लेंथ की बात करें। लेंथ जो इसको आगे जो है ना वो फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप जो है वो रहने भी देंगे तो इट्स ओके, चलेगा। पर्पस की बात करते हैं। पर्पस, हाँ, एक ऑडियंस, ये टोन और ये पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे, ठीक है। टोन इसकी क्या होती है, एक तो इनफॉर्मल होती है या फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल फॉर्मल वाला वही कंसेप्ट है जो शुरू दिन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके तो एक तो क्या है, टाइटल, इसका टाइटल पेज होता है, ठीक है, और इसके टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, इसके पास रेफरेंसेस भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। इसमें क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन आता है, डिस्कशन आती है, कंक्लूजन आता है, इनफॉर्मल वे में, ठीक हो गया। और इसमें जो है ना वो हम वही वाली बात कर सकते हो कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इनफॉर्मल टोन में आपने दूसरे को जैसे बुलाना है, तो अगर आपने किसी अपने रेस्पेक्टेड
प्रिंसिपल या अपने से बड़े आदमी को बुलाना या अपने कुलीग को बुलाना है तो आप बड़ी तमीज़ से बात करते हो। इसमें आप जो है ना अब नहीं देखते कि अगला क्या सोच रहा है क्या नहीं, ठीक है। ऑडियंस की बात करें तो 3 तरह की ऑडियंस होती है हमारे पास, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके पास आ जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले बंदे, जैसे कि आपके कुलीग हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, सब कोऑर्डिनेट्स हो गया और इस तरह क्या हो गया। एक्सटर्नल में बात होंगी जी आपके कस्टमर आ जाएंगे, इसके अंदर वेंडर्स और क्लाइंट्स वगैरह आ जाएंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है कि मतलब दोनों का कम्बिनेशन कह लो जैसे, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। पर्पज़ की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशनल इसका पर्पज़ होता है कि आपको इन्फॉर्म करना। एनालिटिकल का मतलब है कि बिहाइंड द अकरेंस, मतलब कि क्या पीछे पिछला सिनेरियो क्या है जिसके मुताबिक, मतलब एनालिटिकल कहते हैं एनालाइज से निकला हुआ है ना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो ये वो देखता है व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दे अकर्ड, क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद है परसुएसिव, वही वाली बात, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना कि आपका क्या उसे कहते हैं कि आपके रीडर जो है वो पढ़े। उसके बाद इसको छोड़ दो आप लोग। उसके बाद आ गया जी हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो ये देख लें कि हमें जो है ना वो गुड रिपोर्ट जो वो एसेंशियल क्यों है, अंडरस्टैंडेबल होती है, कॉम्प्रीहेंशन होती है, यूनिफाइड होती है, कंप्लीट होती है, एक्यूरेट होती है एंड प्लान्ड होती है, ठीक हो गया। और आगे हम देखें कि बेसिक यूनिट ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट की बात करें तो आइडेंटिकल है जी, हेडिंग होती है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन, तो वही वाले जो है ना पार्ट्स आगे जो हम शुरू दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ के जैसे पार्ट हो गए, इसी तरह इसके पार्ट भी होते हैं। उसके बाद आती है इनफॉर्मल रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट। ओके ओके, द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्म करना, एनालाइज करना, रिकमेंड करना, ठीक है। इसको जो है ना हम ये मेमो की फॉर्म में होता है और जिसे मेमोरेंडम भी बोलते हैं। एक स्मॉल लेटर होता है जिसमें हम अपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेमोरेंडम की सिंपली मैं बात देता हूँ, एक जैसे पर्ची पे ना आप हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो हमें कॉलेज में छुट्टी नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं कि अपनी मैम के पास जाते हैं, उनके हम चिट पे लिख देते हैं और वो जो है ना हमें करते हैं, फिर हम अगर हम वो गार्ड अंकल को दिखाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो इसका भी यही सीन है, मेमोरेंडम इसी को ही बोलते हैं। और इसमें कोई और बात है बताने वाली, अच्छा ये जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल के मुताबिक लिखा जाता है, ठीक है। इसमें वो आप कह लो कि अगर कोई चीज़ अपने से आप लोग ऐड करने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा। इसकी जो टून होती है वो कन्वर्जेशनल होती है और आप इसमें प्रॉब्लम्स के डिस्कस करते हो। इसके पार्ट कौन से, इनफॉर्मल के, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली सिंपल आप क्या करोगे, वही वाले, अगर आपने पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन वाले पढ़े हैं ना, इसमें भी आप वो लिख सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह डिस्कशन में आप अपनी फाइंडिंग्स बताओगे, क्लियरली ब्रीफ, अपने जो है वो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो अपनी तमाम चीज़ें बतानी हैं और इस तरह से, ठीक है। और ये जो है ना वो एक कह लो कि एक फॉर्मेट लिखा हुआ रिपोर्ट का, मैं एंड पे लास्ट पे आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, आई थिंक सो अगले किसी सवाल में पूछा हुआ है उन्होंने। उसके बाद आ गई फॉर्मल रिपोर्ट। ये फॉर्मल रिपोर्ट क्या है जी, एनालाइज होती है, इज ए डॉक्यूमेंट दैट ये एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को और उसमें से कंक्लूजन निकालता है और रिकमेंडेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें क्या है कि इसकी जो टून है वो इम्प्रोफेशनल होती है, कि आपने जो है ना वो अपनी उसमें तो क्या थी, प्रोफेशनल थी, इसमें क्या इम्प्रोफेशनल है। इट कैन मोर देन 10 पेजेस और लेस देन 10 पेजेस, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की, जो हमने सिंपली हमसे पूछा क्या हुआ था, ये वाला पूछा हुआ था। लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट, वर्टिकल एंड लेटरल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, प्रपोजल रिपोर्ट, फंक्शनल रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल, और हाँ यही वाली रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। लॉन्ग में क्या होगा, लंबी रिपोर्ट होगी, शॉर्ट में क्या होगा, छोटी रिपोर्ट होगी। इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर लिखनी है तो इंटरनल, अगर बाहर लिखनी है किसी बाहर के बंदों को लिखनी है एक्सटर्नल। वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकल हम बोलते हैं, क्या लिखा हुआ मैंने, ऊपर से वर्टिकल जिस तरह होता है उस तरह, ठीक है। और लेटरल बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब जिसमें पीरियड्स की बात की जाए, मतलब कि टाइम ड्यूरेशंस की बात की जाए। फॉर्मल और इनफॉर्मल वही मैंने आपको बता दी है, 3-4 याद कर लो, दैट इज़ इनफ। लॉन्ग शॉर्ट कर लो, इंटरनल एक्सटर्नल कर लो, और पीरियोडिक कर लो, फॉर्मल और इनफॉर्मल कर लो, ठीक है। और बस काफ़ी है, ठीक हो गया। और बेसिक डिवीजन की बात करें तो ये हमें जो है ना वो करना पड़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफेक्टरी पार्ट, जिसको हम कहते हैं इब्तदाई हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट पार्ट, उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री पार्ट, उसके बाद आता है हमारे पास जी कवर लेटर, टाइटल फ्लाई। ये ना मैं आपको ना इधर से नहीं कहीं और से करवाती हूँ, ताकि ना ये मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है मटेरियल, हमारे टीचर ने इतना लिखवाया हुआ है, तो फिर आपको जो है ना वो मैं उधर से करवाती हूँ।
ताकि आपके लिए ईजीली हो कवर हो जाए। ये है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट के, इसको हम पार्ट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कवर लेटर जिसको बोलते हैं, इसमें हमारे पास टाइटल और इमेज आ जाती है, या कह लो कोई बुक का कवर है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आता है टाइटल फ्लाई, ये एक ऑप्शनल पेज है और एक फीजिबिलिटी स्टडी है जो आपने लिखा होता है उसकी। उसके बाद आता है टाइटल पेज भी आपको पता होता है कि टाइटल पेज हम कॉलेज में असाइनमेंट में भी यूज़ करते हैं, ये वो वाली चीज़ आ गई। उसके बाद है टेबल ऑफ कॉन्टेंट, आपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट जो है ना वो बताने हैं कि मतलब आपने टेबल ऑफ कंटेंट का भी आपको पता होगा बुक के शुरू में होते हैं। और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है जी, ये हाईलाइट टॉपिक होता है, मेथड होता है, डाटा होता है और रिजल्ट्स वगैरह होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशनल एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, ये 2 टाइप्स हैं इसकी। हाईलाइट करता है टॉपिक को, मेथड को, डाटा और रिजल्ट को। और उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से निकले तमाम डिटेल जो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा रिपोर्ट का, बॉडी में हमारे पास जो है ना वो उसका बैकग्राउंड आ जाएगा, मेथडोलॉजी आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। बैकग्राउंड में क्या करना है कि इसकी बैकग्राउंड क्या था, मेथडोलॉजी में क्या कि कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, रिजल्ट में रिजल्ट आ जाएगा, एनालिसिस में आपने क्या अंदाज़ा लगाया है और रिकमेंडेशन में क्या रिकमेंड किया है। उसके बाद कंक्लूजन आ गया, रेफरेंसेस हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस को मैंने आपको पहले बताया। अपेंडिक्स जो है ना वो आपको कहता है सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ और एक क्वेश्चन में एक रिपोर्ट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो नेक्स्ट हम उसको इसमें भी देखेंगे। ये सिंपली जो है ना हमारे पास एक रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है जिसमें ये सिंपली शुरू वाली चीज़ें बताई, फिर अपना एड्रेस वगैरह दिया, फिर हमने बताया किसको लिख रहे हैं, फिर जो है ना वो रिस्पेक्टेड उसका नाम लेके फिर अपना कॉन्टेक्स्ट शुरू किया और अपना जो है ना वो एंडिंग नेम लिखना है और फिर जो है ना वो आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इधर जो मैंने रिपोर्ट का वो बनाया हुआ था ना फॉर्मेट, किधर चला गया, ये वाला, ये भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले डेट आ गया, फिर टू आ गया, फिर फ्रॉम आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर आप अपनी रिपोर्ट ख़त्म की, देन थैंक यू। और फर्दर मोर आप इसमें जो है ना वो कह सकते हो सिग्नेचर वगैरह भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास 2026 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। अब कंप्लीट हो गए ना, हाँ। उसके बाद अब मैंने कहा था एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगी क्योंकि लेकिन वीडियो पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपने नेक्स्ट पास पेपर जो है वो कवर अप करने हैं तो काइंडली अगली वीडियो लाजमी देखिएगा और सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं CS की फील्ड से हूँ या मैं माइनर सब्जेक्ट जो है वो डील करती हूँ, मतलब जो तमाम सब्जेक्ट जिनके कॉमन होते हैं ना, अगर आप अदर डिपार्टमेंट से भी हैं तो वो भी मैं डील करती हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। फर्दर मोर हम जो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।